वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, आज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे आज के प्रोग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मेरी दुआ है कि ऐसा ना ही हो कि हर घर में शुगर का या डायबिटिक का पेशेंट जो है वो मौजूद हो, लेकिन अगर आपके घर में नहीं तो आपकी फैमिली में या आपके इर्द गिर्द में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद होगा जो शुगर का मरीज़ होगा। डायबिटीज़, ज़ियाबतीज़, जिसे आम ज़बान में शुगर कहा जाता है, इसका मर्ज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूं तो तकरीबन 7.1 मिलियन अफराद जो हैं वो शुगर के मरीज़ हैं, यानी कि हर 7वां शख्स जो है वो शुगर का मरीज़ है। मर्द हो या ख़वातीन, तकरीबन शरह जो है वो बराबर है। इवन के बच्चों में भी जो है पैदाइशी तौर पर भी बच्चों में शुगर का मरीज़ है। एक सर्टेन एज में जाकर जो है डायग्नोस हो जाता है कि ये बच्चा जो है वो शुगर का मरीज़ है। सवाल उठता है कि क्या मीठा खाने से शुगर हो जाती है? अगर मीठा खाने से शुगर हो जाती है तो वो बच्चा जो दुनिया में आया है, जिसने अभी आँख खोली है, वो कैसे शुगर का मरीज़ है? इसी तरह के और बहुत सारे सवालात हैं कि क्या अगर आपके ख़ानदान में आपके पैटर्नल साइड या आपके मैटर्नल यानी आपके ददियाल या ननियाल में अगर जो है उनको शुगर थी या आपके पेरेंट्स को है, तो क्या ये लाजमी है कि आपको भी शुगर होगी? इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और सबसे खौफनाक बात वो ये है कि अगर इस पर हमने कंट्रोल ना किया, अगर आज हम इसकी क्योर ना कर सके, तो 2030 में रिसर्च ये कहती है कि अगर आज 7.1 मिलियन अफराद हैं तो ये डबल रेशो हो जाएगा 2030 में। तो हमें इसके लिए एहतियात बरतनी चाहिए। बड़ी ख़ास चीज़, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें ग्रुप था उन लोगों का जो शुगर के पेशेंट हैं और वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक फार्मूला लिखा था जिसमें 3 चीज़ें मेन थी। एक थी इंसुलिन, दूसरी थी डाइट और थर्ड थी एक्सरसाइज। उन्होंने कहा अगर आप इन 3 चीज़ों को प्रॉपर रूटीन में फॉलो करते हैं तो एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। शुगर का पेशेंट जो है, जैसे ही उसको पता चलता है, डायग्नोस हो जाता है कि वो शुगर का पेशेंट हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके सामने खुलने लग जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं आप? हाँ, इसी की बीमारी भी तो अल्लाह की नेमत है। बीमारी भी अल्लाह की नहीं। अच्छा, और मैं ये आज आपने लफ्ज़ कहा है ना, मैं उस ग्रुप की बात कर रही थी जिसमें शुगर के मरीजों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। तो वहाँ एक शख्स कह रहा था कि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ बीमारी। उसने वहाँ लिखा था कि ये एक रूटीन आपको दे देती है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप एक मरीज़ नहीं हैं, क्योंकि इसने तो ज़िंदगी भर आपके साथ रहना है। तो अगर आप इसको बीमारी की सूरत में अपने साथ रखेंगे तो ये आपको नुकसान पहुँचाएगी। exactly. ये जुमला मुनासिब है? बहुत मुनासिब है। बहुत, मैं समझता हूँ कि शायद बहुत सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। किसी शख्स को अगर खुदा न खास्ता डायबिटीज हो गई है तो ये तय कर लीजिए कि उसकी जिंदगी का डिसिप्लिन इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। yes, और जब वो डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में कायम कर लेगा तो बहुत सारी चीजें और ठीक हो जाएंगी। तो बजाय इसके कि किसी को अगर शुगर हो जाए तो वो अपने ऊपर सवार करके और बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और अपनी शुगर को मजीद बढ़ा रहा है, ज्यादा बेहतर बात यह है कि इन तमाम चीजों को, यस एक बीमारी मेरे साथ आ गई है, मुझे उसके साथ लेकर उसे चलना है। हाँ। उसको मैनेज करना है और अब डिसिप्लिन के साथ जब उसे मुकाबला करूंगा। आपने 3 चीजें फरमाई जी, इंसुलिन लेवल, यस, डाइट एंड एक्सरसाइज। अब ये ट्रायंगुलर बेस्ट फार्मूला है, बेस्ट फार्मूला है। लेकिन डाइट, अब हम जो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इन 3 चीजों पर अगर जा रहे हैं तो हम पहले एक बात आपने फरमाया कि बच्चों को भी हो जाती है, ये डायबिटीज टाइप 1 है। यस जी। अच्छा, मैं आज थोड़ा सा और स्टार्ट से आना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ है जिसमें आपके पैनक्रियाज जो है उसकी वर्किंग ख़राब हो जाती है, आपका जो लबलबा है, बेसिकली डायबिटीज़ कहते किसे हैं? अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चलें चीज़ों को। खून में शक्कर का, शुगर का एक लिमिट से बढ़ जाना। ठीक है। इस वक्त जो अलाउड ब्लड शुगर लेवल है जो WHO ने दिया है वो है 126 फास्टिंग और 180 रैंडम। ठीक है। इसको स्टिक करके हम अगर फास्टिंग को 110 पर रखें और रैंडम को 160 पर रखें तो ये एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में ब्लड शुगर होना चाहिए। राइट। अब अगर इससे आगे जा रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका पैंक्रियास जो ग्लाइकोजन बना करके आपके जिस्म में आने वाली शुगर को तब्दील करके अब एनर्जी की सूरत में लिवर में जमा करता है, अब ये प्रोसेस खराब हो गया। ठीक है। और
जो चीज इसको कंट्रोल करती है, दिस इज पैंक्रियास। पैंक्रियास के दो डिफरेंट सेल्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये ध्यान में रखिएगा कि अल्फा सेल्स हमारे जिस्म में एंजाइम्स बनाते हैं जो खाने को हजम करते हैं, और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बनाते हैं। और क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड का निज़ाम है पूरा का पूरा, तो इसमें पिट्यूटरी का और थाइमस ग्लैंड का और थायराइड का 100% साथ है। ओके राइट। तो मतलब ये जो आप इंसुलिन बॉडी को दे रहे होते हैं वो आपके उस सिस्टम को मैनेज करती है ताकि आप एक अच्छी, और आपकी पैनक्रियास का वर्किंग जो है वो प्रॉपर हो सके, राइट? यही फंक्शन है जो इंसुलिन दे रही होती है। आगे मैं आके इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे सवाल भी करूंगी कि इंसुलिन और मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं ऐसे दोनों पेशेंट में क्या फ़र्क है। अच्छा, ऐसा थोड़ी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। डायबिटीज़ की दो टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो दोनों की टाइप्स के हवाले से कुछ बताइए। देखिए, एक तो ये कि पैंक्रियास जो है वो काम कर ही नहीं रहा। अच्छा, काम छोड़ दिया उसे काम छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। अब जो जदीद रिसर्च है, क्योंकि पैंक्रियास डक्टलेस निजाम का भी एक हिस्सा है, तो मुमकिन है कि उसके पिट्यूटरी ने उसको मैसेज पूरा नहीं दिया, मुमकिन है उसके और खराबियां पैदा हुई जिसमें उससे वो कंप्लीटली मैसेज नहीं मिल रहा जिससे इंसुलिन पैदा हो सके, चुनाचे वो पैंक्रियास इंसुलिन पैदा करता ही नहीं। ये टाइप 1 है। ये टाइप 1 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंसुलिन पैदा हो ही नहीं रही तो फिर शुगर लेवल जो है वो सैकड़ों में चला जाएगा, 500-700 हो जाएगा। अच्छा, क्या ये जो बच्चों में आती है जो पैदाइशी, ये टाइप 1 है? ये टाइप 1, ये टाइप 1 है, और ये आई थिंक रेयर है। ऑलमोस्ट 100 में से अगर रेशियो देखा जाए तो रिसर्च के मुताबिक भी 15% ये 80% टाइप 2 के लोग हैं। 15% बेटर फिगर। अच्छा, उसमें ये कि अगर इंसुलिन बन ही नहीं रही तो बच्चा शुरू ही से इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा। राइट। अब हमारे यहाँ होता यह है कि अगर 4-5 साल के बच्चे को शुगर डायग्नोस हो गई तो सबसे पहले तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मेरी दरखास्त ये है कि आपको अब अपने बच्चे की लाइफ को सिक्योर करना है। अच्छा। आपका काम यह है कि अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, और इंसुलिन की डोज की एडजस्टमेंट ये एक इतना जरूरी काम है। इंसुलिन की डोज की एडजस्टमेंट, जैसे 3 चीजें आपने फरमाई थी ना, इंसुलिन, डाइट और एक्सरसाइज। तो इंसुलिन की जो डोज है इसका मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इंसुलिन अगर आपकी मैनेज नहीं हुई और आपकी शुगर बढ़ गई तो इसका मतलब यह है कि आप इंसुलिन ले भी रहे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। सही। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इंसुलिन बढ़ गई और शुगर लेवल कम हो गया तो आपके ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। ओके, मतलब इसकी मैनेजमेंट हर सूरत में, लो हो या हाई हो, दोनों सूरत में आपको जो है वो फॉलो अप बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है। जो शुगर बढ़ रही है ये आपके दिल को, फेफड़ों को, गुर्दों को, आपके आसाब को, तमाम चीजों को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अगर शुगर कम हो गई है तो वो ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर रही है, और बहुत मुमकिन है कि ब्रेन के सेल्स अगर डैमेज हो जाए तो शायद जिस्म के निजाम काम करना छोड़ दें। तो दोनों को मैनेज करना। और इसीलिए आपने कहा ना, शुगर की जो जिन लोगों को बीमारी हो जाती है वो डिसिप्लिन सिखा देती है। असल वजह यह है कि शुगर लेवल कम हो रहा है तो पता लगा बिल्कुल लेथार्जिक, लोग फौजी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं, सोल्जर बना देती है शुगर के मरीज वो लोग जो खुद से बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर वॉक कर रहे होते हैं, अपनी डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारे। और आप बहुत सारे शुगर के मरीज ऐसे हैं जो बड़ी प्रॉपर अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन आगा साहब, यहाँ एक सवाल बनता है, आपने कहा शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है जिसकी वजह से पैनक्रियास की प्रॉब्लम सब चीजें होती है। लेकिन वो बच्चा जो इस दुनिया में आया है उसने तो ना मीठा खाया ना कुछ, उसको उसकी शुगर, वो शुगर का मरीज फिर कैसे, उसके लबलबे ने कैसे काम छोड़ दिया? ठीक है, ये तो मैंने आपसे कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो मैसेजेस हैं वो नहीं जा रहे, उस सिस्टम में खराबी है। बहुत सारे लोग बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही उनका इंसुलिन लेवल जो है ना वो 0 होता है, इंसुलिन नहीं बन रही होती, चुनाचे ऑटोमेटिकली उनके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूध नहीं पी सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल 2.5 साल की उम्र में पता चलता है कि वो जो रोटी है वो बिल्कुल नहीं खा सकते। तो अच्छा, अगर एक खातून जब वो कंसीव करती हैं और वो शुगर की पेशेंट हैं तो ख़वातीन को लाजमन उनको इंसुलिन लेवल्स बड़े सजेस्ट किए जाते हैं, वो लगाते हैं, तो कितने % फिर चांसेस होते होंगे कि वो एक माँ जो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की पेशेंट है उसका आने वाला बेबी जो है वो शुगर का ही मरीज हो? ये कहीं भी प्रूव नहीं है। अच्छा। कि अगर किसी माँ को वक्ती तौर पर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है और वो शुगर उसकी हाई हो गई है तो उसका बेबी को भी यही प्रॉब्लम होगा, ये मुमकिन नहीं है, आमतौर पे नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सवाल ये है कि ऐसा औरतों में क्यों होता है।
आजकल एक फैशन है। अच्छा, वो क्या? फैशन ये है कि मेटफॉर्मिन की गोली जो है ना वो वेट कम करने के लिए खा लो, मेडिसिन खा के वजन कम करें। वजन कम करें। अच्छा। मेडिसिन मेटफॉर्मिन खा करके आप अपने हार्मोन्स को मैनेज करें। वो बच्चियां जो मेटफॉर्मिन की कॉम्बिनेशंस खाकर अपने जिस्म को मुनासिब करती हैं, अपने हार्मोन को बैलेंस करती हैं, 90% वो और लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अंदर इंसुलिन लेवल को, क्योंकि वो मेटफॉर्मिन के साथ अपने आप को मैच कर गया है, उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो मतलब ये एक ड्रॉबैक है उस मेडिसिन का। जहां बहुत सारे होंगे वहां ये एक इतना बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको जिंदगी में आगे बहुत ज्यादा जो है रिग्रेट दे सकता है। सो प्लीज खुदारा ना करें, थोड़ी जिस्म को जो है वो आप हरकत दें, एक्सरसाइज करें, तमाम चीजें जिसके थ्रू आप अपनी जो है वो बॉडी को नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा अगर साहब, ये तो हमने बात की बच्चों में, लेकिन अब हम आते हैं टाइप 2 के हवाले से जो कॉमन है, जो हम आम देखते हैं उस हवाले से भी बताइएगा कि ऐसे पेशेंट्स का रेशो भी ज्यादा है। टाइप 2 70%, अभी हम बात करते हैं 15 को अगर निकाल दो तो 85% है। अब ये 85% वो लोग हैं जिनको जिंदगी के आगे जाकर के उनको शुगर लेवल डायग्नोस आमतौर पर 40 साल की उम्र में, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि 30-35 भी बड़ा कॉमन टाइम है, इससे भी यंग कॉमन टाइम हो गया जिसमें लोग जो हैं वो शुगर लेवल अपना बढ़ा लेते हैं। इसके पीछे अगर हम वजह जानने की कोशिश करें तो हमारी केमिकल से भरपूर ग़िज़ा, वेरी ट्रू। और आप ये देखिए कि जो प्रिजर्वेटिव्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं वो। तीसरी बात, मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेज जो हम सब्जियों पर छिड़कते हैं, हमारी कौन सी चीज महफूज है आज तक? मैं समझता हूं कि हम खाने में सिवाय मैनेजमेंट के देखते हैं कि केमिकल मैनेजमेंट के, और कुछ भी तो नहीं है। हाँ, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है मीट, गाय का, बकरे का गोश्त, इसलिए कि अब तक बकरे में केमिकल नहीं आया। लेकिन आज साहब आप ये भी तो बताएं ना, ये सवाल हम बार बार उठाते हैं कि आखिर फिर हम खाएं क्या? अब मैं इतने प्रोग्राम्स करती हूँ, अब मैं जब भी कोई चीज खा रही होती हूँ तो मैं ये सोच रही होती हूँ सिर्फ पेट भर रहा है, ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, मैं फजूल चीज़ खा रही हूँ, मैं अपने पैसे ज़ाया कर रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा जानने के बाद अब ये सोच डेवलप हो गई है। लेकिन फिर क्या किया जाए? आप फिर क्या खाएंगे, किस तरह आप अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे? शुगर के हवाले से एक अच्छी बेहतरीन रूटीन लाइफ क्या हो सकती है, ये हम डिस्कस करें। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपकी कॉल्स भी ज़रूर शामिल करूँगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और शुगर का मरीज़ जो है उसकी रूटीन लाइफ कैसी होनी चाहिए ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जिनके पेरेंट्स को शुगर है, जिनके ख़ानदान में शुगर जैसी बीमारी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जारी है, क्या वो लोग जो है वो वैसी क्या रेड लाइन पर होते हैं कि नहीं ज़रूरी है उनको शुगर हो जाएगी? अब जिस तरह मैं अपनी बात करती हूँ, हाँ सब मेरे अम्मा अब्बा दोनों जो हैं, मेरी अम्मा को भी कुछ अर्सा पहले डायग्नोस हुई, मेरे फादर जो हैं वो पिछले 20 साल से हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनीज भी डैमेज हुई, उनकी आई भी डैमेज हुई। तो शुगर के जो ड्रॉबैक्स हैं ना वो मैंने अपनी नज़रों से अपने घर में देखे हैं। तो अब मैं खुद बहुत डरती हूँ, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती डर के मारे, सिर्फ सिवाय जो है वो चाय के। मैं ना केक, ना मिठाई, ना स्वीट्स, कुछ नहीं खा सकती। एक मैंने मैसेज दिया हुआ है यहाँ पर और वो ऐसा मैसेज गया है कि अब मुझसे वो नहीं खाया जाता। तो क्या ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स में हो तो क्या उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? ज़रूरी है कि उनमें शुगर आएगी? देखिए, जो जेनेटिक्स का इल्म है वो तो यही कहता है कि अगर फादर एंड मदर दोनों में हो तो औलाद में 90% आएगी, 90% चांसेस हैं। अब अगर आप खुदा ना खासा किसी शख्स को शुगर हो जाए, हाँ। तो हमने पहला मैसेज ये दिया कि अब आप घबराएं नहीं, हाँ। आपको कंट्रोल करना है, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में लेकर आना है, और जब रूटीन ऑफ लाइफ बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। सवाल ये है कि वो जो रेड लाइन पे खड़ा हुआ है, हाँ। वो अपनी मैनेजमेंट को अगर बेहतर कर ले तो क्यों नहीं महफूज रहेगा? ठीक है, क्यों नहीं रहेगा? राइट। तो ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस का जवाब है कि यकीनन वो महफूज रहेगा अगर उसने अपने ब्रेन को ये अवेयरनेस दी हुई है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मेरा रूटीन ये है। हाँ। रूटीन में सबसे बुनियादी बात जो है ना वो है वॉक। यस। कब? ये 3 टाइम हो सकते हैं। अच्छा, ये जो रूटीन आप बता रहे हैं ये नॉर्मली जो शुगर के मरीज हैं उनको तो करनी है, लेकिन वो लोग जिनकी फैमिली में उनके लिए भी ये एहतियात उतनी इंपॉर्टेंट है कि वो भी इस रूटीन को फॉलो करें। डेफिनेटली। यस।
मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतर वक्त वॉक करने का नमाज फजर के बाद। ओके, सुबह सादे। सुबह सादे। मसला क्या है? अच्छा, एक कॉलर ले लो, फिर हम रूटीन को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल है? हाफिज मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ कसूर से। जी बिलाल, कहिए। माशाल्लाह आपका बहुत प्रोग्राम अच्छा जा रहा है और बहुत प्यारा जा रहा है। तो आगा साहब की खिदमत में मैंने एक शेर सुनाना है इनको। जी जी। वो आए हैं हमारे घर में, ये तो खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको देखते हैं और कभी अपने घर को। और इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शुगर की इब्तदा है वो किन किन चीजों से होती है, तो दूसरी बताएं। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। तो आज सब जवाब दे दें, शुगर की इब्तिदा किन चीज़ों से होती है। और जो आज हमारे माशरे का जो है माहौल बन चुका है, हम टेंशन लेते हैं, हम डिप्रेशन लेते हैं, कहते हैं ज़्यादा परेशान रहने से, डिप्रेशन रहने से, टेंशन लेने से भी शुगर हो जाती है। इज इट राइट? बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके पीछे एक हुक्म चाहूँगा कहना नबी कुरान मजीद का। वो ये है कि इंसान की ये फितरत है कि जो कुछ उसके नसीब में होता है उससे ज्यादा चाहता है, जो वक्त लिखा है उससे पहले मांगता है। ऐसा ही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर पूरी इसको जमा कर लिया जाए तो सिर्फ ये 2 जुमले काफी हैं कि अपनी जो उसके नसीब है उससे ज्यादा चाहता है और जो वक्त लिखा है उससे पहले चाहता है। ये 2 चीजें जब इंसान के अंदर आती हैं तो उसके अंदर एंजाइटी भी बढ़ जाती है, डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। हाय मैंने ये चाहा था, नहीं हुआ। जबकि अगर मैं ये कहूं कि बेसब्रा है ना इंसान, बेसब्रा है, बेशक बेसब्रा है। हालांकि जो हम आइडियल पर्सनालिटीज को देखें तो वो ये फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूट जाने से अपने रब को पहचाना। क्या बात, सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा ही है। तो हकीकत ये है कि अगर शुगर का कोई पेशेंट हो, डायबिटीज का कोई पेशेंट हो और वो ये तय कर ले कि मैंने अपने इरादों के टूट जाने से अपने रब को पहचाना और जो कुछ भी इस कायनात में है वो अल्लाह की मर्जी से, मुझे उस पर राजी रहना सीखना है। इसलिए कि जब तक कि मैं राजी रहना नहीं सीखूंगा मैं अपने रब को राजी कैसे करूंगा। ये मैं समझता हूं कि ये 2 जुमले अगर वो अपनी जिंदगी में इंसर्ट कर ले तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसलिए कि हम बात करें कि ये टेंशन, एंजाइटी, और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं, वो जब कहते हैं ये परहेज क्या, तो मैं कहता हूं खाने में मीठा नहीं, सोचने में कड़वा नहीं। क्या बात है। मतलब आप रूटीन अगर डिस्कस करें तो सबसे पहली रूटीन ही हमें आपकी बात होनी चाहिए कि आपने टेंशन नहीं लेनी, जो हो गया सो हो गया और जो होगा वो अच्छा होगा। बस ये सोच हमें रखनी है, तो इंशाल्लाह चीजें अच्छी, जो होता है वो अच्छा ही होता है। अच्छा ही होता है। अब हम बात कर रहे थे वॉक करने की। जी देखिए, हम मॉर्निंग वॉक ज्यादा बेहतर है। क्यों? हम ये कहते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये, कि अगर न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस हो जाए तो सुबह निकलते हुए सूरज की रोशनी उसे दिखाइए। ठीक है। उसका लिवर बेहतर काम करना लगेगा, उसका बिलिरुबिन कम हो जाएगा, उसका जो जॉन्डिस है वो ठीक हो जाएगा। तो धूप आकर ये नहीं पूछेगी कि तुम्हारी उम्र कितनी है। ठीक है। धूप आपके लिवर की एक्टिविटी को बेहतर करेगी। निकलते हुए सूरज की रोशनी, और उस वक्त आपका वॉक करना जहां पर अब ताजा ऑक्सीजन दरख्त ने रिलीज करना शुरू किया है, इस ऑक्सीजन को लेना आपके बहुत सारे मसाइल को ठीक कर सकता है। कितनी वॉक करनी चाहिए? और तकरीबन 15 से लेकर 20 मिनट वॉक जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तेज वॉक करें। जी, तेज करें, हल्के करें, लेकिन ये करें जितनी आपकी हिम्मत हो, जितना आप देखिए। वॉक करने में वो लोग जो वॉक कर हाँपना शुरू कर देते हैं वो वॉक नुकसानदेह है। लेकिन वो स्टेमिना भी तो नहीं बिल्डअप हुआ होता ना, इस वजह से भी तो लोग हाँपते हैं। सब देखिए, अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो आप इस तरह करें कि आप बात कर सकें, हाँपे नहीं। ओके। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रूटीन में लेकर आइए। 10 मिनट्स करें, फिर 15 मिनट्स करें, 20 मिनट्स करें, अपना स्टेमिना बिल्डअप करें। स्टेमिना बिल्डअप, और जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन लेंगे उतनी ज्यादा आपके फेफड़े ठीक होंगे, और जब फेफड़े ठीक होंगे तो बॉडी के एक एक जर्रे में ऑक्सीजन लेवल जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो पहली चीज साहब ने बताई कि आपने टेंशन नहीं लेनी, कड़वा नहीं सोचना, मीठा मीठा सोचें और मीठा मीठा बोलें। उसके बाद आपकी है एक्सरसाइज। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है ये भी जानेंगे, लेकिन कॉलर्स भी शामिल करने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब कैसे हैं? कैसी है? अल्लाह का शुक्र। आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बहुत दुआएं मेरी आपके साथ, और मेरे बहुत ही प्यारे मोहसिन और बहुत ही शफीक और बहुत ही रूहानी स्कॉलर भी मैं कहूँगा, हिकमत तो है ही। मुझे भी हजरत अली का एक कॉल याद आ गया कि खुशकिस्मत वो नहीं जिसकी किस्मत अच्छी हो,
खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत पे राजी हो जाए। तो आगा साहब ने इतनी खूबसूरत बात कही और ये कॉल भी उसमें मिला दे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब रही शुगर की बात चल रही थी, तो आगा साहब से पहले भी मैं मालूम कर चुका हूँ और दोबारा मालूम करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बेरब्तगी हो गई जहन के तसलसल में। जो वाकयात आगा साहब ने बयान किए थे कुछ भूल चुका हूँ। आगा साहब, हर एक आदमी आप कहते हैं कि शुगर जो है गिरना जो है दिमाग के सेल को डेड कर देता है और बढ़ना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस में लॉस करता है बॉडी की मुख्तलिफ ऑर्गन को। तो आगा साहब एक मैक्सिमम रेशियो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, लेकिन ये बता दें, अगर किसी का इंसुलिन सही लेने के बावजूद, एक्सरसाइज करने के बावजूद, डाइट सही लाने के बावजूद अगर मॉर्निंग का शुगर ज्यादा आता हो जबकि उसने रात को इंसुलिन लगाई थी, उसके बाद उसका शुगर लेवल बेहतर हो गया था, फिर सुबह उठते वक्त 6 बजे के बाद से बढ़ना शुरू हो जाता और मॉर्निंग टेस्टिंग पे 200 आता है, तो इसका क्या हाल है? आप 70-30 इंसुलिन लगाते हैं या आप रेगुलर लगाते हैं? नहीं, पहले आगा साहब ने मुझे मशवरा दिया था कि डॉक्टर से कांटेक्ट करके रेगुलर लगाएं, तो अब रेगुलर भी लगाने लग गया हूँ, लेकिन उस पर भी यही हाल है। ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच। क्योंकि नॉर्मली 70-30 वालों को ये इशू हो जाता है कि सुबह फास्टिंग पे उनकी कम हो जाती है। खैर आगा साहब ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकेंगे, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए ऐसी बात कर लेती हूँ। जी आगा साहब, असल में शुगर का जो पेशेंट है उसके बारे में आमतौर पर मैं एक जुमला कहता हूँ, वो ये कि शुगर का जो पेशेंट है उससे आधा डॉक्टर अपना खुद होना चाहिए। जी, ऐसे ही है। शुगर लेवल कितना है, मुझे इंसुलिन कितनी लगानी चाहिए, अपने डॉक्टर से ये टेबल बनवाएं और उसके बाद उन तमाम चीजों को मैनेज करें। ठीक है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं, इससे पहले वाला जो चार्ट था मैं उससे फॉलो करना चाहूंगी, उसमें काफी कार्ब्स वगैरह के हवाले से डिस्कशन थी। राइट जनाब, हाँ, दैट्स वन। यस। अब देखिए इसमें सोर्सेज भी हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, ये फूड इसमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज भी हैं, उसमें नट्स हैं, उसके साथ साथ आयरन सोर्सेज हैं, उसमें हमारे पास पालक सबसे बड़ी चीज है, कैल्शियम सोर्सेज में दूध है, प्रोटीन सोर्सेज में गोश्त भी है, अंडा भी है। मेरी दरखास्त ये है कि अब देखिए कि ये तमाम चीजें मौजूद हैं और उसके साथ फैट सोर्स भी मौजूद है और फैट लेना लाजमी है। फैट्स लेना लाजमी, इसलिए कि फैट्स बॉडी के अंदर अगर नहीं जाएगा तो दूसरे मसाइल पर। अब हम एक एक चीज को देखते हैं। नट्स की बात करें, नट्स में आपको 3-4 चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी। नंबर 1 आयरन मिल जाएगा, नंबर 2 HDL मिल जाएगा, नंबर 3 उसके अंदर डिफरेंट किस्म के विटामिन मिल जाएंगे और नंबर 4 ऑयल मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन हम तो कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स तो सर्दी में खाना चाहिए, गर्मी में नहीं खाना चाहिए, हालांकि बार बार कहा गया। बहुत अच्छी दवा है। ठीक है। अच्छा, अब हमने सुबह का नाश्ता कर लिया, 12 बजे के करीब वो कोई ना कोई चीज ले सकते हैं, जो हमने कहा जैसे चने थोड़े से ले लिए। अब उसके बाद उसे लंच लेना है, लंच में सब्जियां ले सकते हैं और जिस तरह आपने कहा चावल को पानी निकाल कर अगर बनाया जाए तो चावल बहुत अच्छी ग़िज़ा है, उससे शुगर लेवल डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरी बात ये कि उन चावलों में उबालते वक्त अगर जिसको हम गरम मसाला कहते हैं, दालचीनी जिसके अंदर है, बड़ी इलायची है, काला जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, इन 5 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर किसी मलमल के कपड़े में डाल करके आप पानी में डाल दें और वो चावल अगर आप खाएं तो वो शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। राइट। उसके बाद शाम को आ जाइए तो शाम को हम दलिया या कोई ऐसी चीज जो शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं वो चाय के साथ ले लें, शुगर फ्री बिस्किट्स वगैरह या कुछ भी ले लें। हैं, और वो जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये कि चाय जो है वो बगैर शक्कर के इस्तेमाल करें। आजकल बहुत सारे स्वीटनर्स आ गए हैं, हाँ। लेकिन स्वीटनर्स के बारे में मैं आपसे अर्ज करूं कि नई तहकीक ये है कि स्वीटनर्स इस्तेमाल करने वाले अपनी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी खो देते हैं। अच्छा, स्वीटनर्स की आपने बात की, आप जाएं, अब तो बड़ा फैशनेबल दौर है ना, हर चीज आपको बड़ी रेंज में मिल रही होती है। आप मिठाई की दुकान पर चल जाएं, वहां पर आपको शुगर फ्री मिठाई भी मिलेगी, मतलब मीठा, नाम ही उसका मीठा है और वो आपको शुगर फ्री दे रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आती ये सब चीजें ना। असल में सॉर्बिटॉल है, हाँ, सॉर्बिटॉल है। उसमें जो चीज ऐड करते हैं यकीनन वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती होगी ना। जिस तरह आप सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, शुगर फ्री आपको ड्रिंक मिल रही है, सो डू यू थिंक कि इन चीजों का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं सो ये कुछ मुनासिब? बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, जो शख्स चाहे इसको अप्लाई कर ले, सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर करे, ये जो फ्री के नाम पर, शुगर फ्री के नाम पर जो चीजें मिलती हैं ये इस्तेमाल करे
और सिर्फ पौना घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद अपनी ब्लड शुगर दोबारा टेस्ट कर ले। इस दरमियान में सिवाय पानी के और कुछ इस्तेमाल ना करे, वो रिजल्ट उसे खुद मिल जाएगा। मतलब आपकी बड़ी होगी शुगर, यकीनन बढ़ी हुई होगी। हाँ, ये सारे ड्रामे सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप जब टेस्ट भी करते हैं, एक तो थोड़ी सी कड़वी होती है, ऊपर से आपको कड़वा सा मीठा सा टेस्ट आ रहा होता है, अजीब सा। मतलब इससे बेहतर है फिर आप अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं, आप रेगुलर पी लें। डेफिनेटली। और अगर फर्स्ट करने के इस हवाले से कहें तो नई रिसर्च जो है वो है स्टीविया। स्टीविया के पत्ते अगर ओरिजिनल शक्ल में इस्तेमाल किए जाएं तो वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, शुगर लेवल नहीं बढ़ने देते, मीठे होते हैं और इतने मीठे होते हैं आप यकीन करें, कभी जिंदगी रही तो ला के दिखाऊंगा, 3 से लेकर 4 पत्ते इस ग्लास पानी में आप डाल दें, ये पानी 100% मीठा हो जाएगा, जितना शायद आपने 4 चमचे से मीठा किया है। अच्छा ये तो जामुन होता है, कहते हैं ये बड़ा बहुत बेहतरीन गिफ्ट है रब की तरफ से शुगर के मरीज के लिए, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। जामुन ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ी दवा है। इसका बोटानिकल नेम सेजिजियम जाम्बोलम है। सेजिजियम जाम्बोलम जो है ये आम तौर पर हमारे जिस्म में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। तीनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स में, एलोपैथी में भी इस्तेमाल हो रहा है, होम्योपैथी में भी इस्तेमाल हो रहा है और तिब्बी यूनानी में भी इस्तेमाल। अच्छा, ये जो आप एक चीज लेकर आए हैं ये आप प्लीज मुझे दिखाइएगा, मैं कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगी। हम बढ़ेंगे अब शुगर के ड्रॉबैक्स की तरफ के, जब कुछ ये कहते ये हैं कि ये बीमारी ऐसी है जब कुछ साल गुजर जाते हैं, कुछ लोगों को 6-7 साल बाद, कुछ लोग अगर बेहतर फॉलो करते हैं तो 13, 14, 15 साल बाद जो है ये आपकी बॉडी को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खा रही होती है और आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, जिसमें आपकी आँखों का मसला, आपकी आँखें कमज़ोर होने लग जाती हैं, आपकी किडनीज डैमेज होने लग जाती हैं, आपकी वेसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, आपके हार्ट पर जो है ये अफेक्ट करता है और इसके साथ साथ जो है और बहुत सारी चीज़ें। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आप यकीनन शुगर के मरीज को दे सकते हैं और अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो ज़रूर दें। ये आपकी मोहब्बत है कि एक शुगर के मरीज़ को आप ये चीज़ देते हैं। और ये है क्या, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसे ग्लूकोमीटर कहते हैं, यकीनन आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ये ग्लूकोमीटर है जिसके ज़रिए एक शुगर का मरीज़ जो है वो अपनी शुगर को चेक करता है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है आगा साहब किसी भी मरीज़ के लिए, ये शायद आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। यूसुफ साहब ने बात की थी कि जी मैं इंसुलिन लेता हूं, उसके बावजूद उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ जाती है। मैंने उनसे अर्ज की कि बुनियादी तौर पर शुगर को मैनेज करके कि शुगर आपकी कितनी है उस लिहाज से अपनी डोज मैनेज करें। अगर आप ये डोज मैनेज करेंगे और रोजाना रात को आप जो है इस वॉक करेंगे तो मैं आपको कट करूंगी। देखें ये एक बड़ी आसान सी चीज है, जब आप इसे लेते हैं तो आपको सिखाते भी हैं कि इसमें एक निडल सी लगती है जिससे आप अपनी फिंगर को लाइट सा प्रिक करते हैं जब आप, और यहाँ पर एक स्ट्रिप मिलती है आपको, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप। अनफॉर्चुनेटली वो इस पे है नहीं मौजूद, वरना मैं आपको अपनी शुगर चेक करके दिखाती। इसमें स्ट्रिप मौजूद है? अच्छा ओके, आप मुझे स्ट्रिप दीजिएगा और मुझे नीडल भी। मैं अभी आपके सामने अपनी शुगर चेक करती हूँ। मैंने सुबह से अभी तक चाय पी हुई है, लेट्स सी कि मेरा अपना ब्लड शुगर लेवल कितना आता है, तो इसमें हमें नीडल भी लगानी पड़ेगी। एक ऐसी ख़ास चीज़ है जो हर शख्स के पास, स्पेशली शुगर के पेशेंट के पास ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप अपना ब्लड शुगर लेवल सुबह और शाम में चेक कर सकें कि कितनी आपकी शुगर है और उस हिसाब से अपना इंसुलिन जो है वो मैनेज कर सकें। बात ये है कि शुगर लेवल जब भी बढ़ जाएगा वो तमाम चीज़ों को ख़राब कर देगा। ठीक है, या मुझे दें और आप उस पर वो लगा दें। मैं जो अर्ज कर रहा था कि शुगर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर शुगर बढ़ी हुई हो तो वो आपके तमाम ऑर्गन्स को खराब करेगी, जिसकी तफसील आपने बताई। ठीक है, और उसमें ये देखें आप, ये मैंने इसके अंदर स्ट्रिप लगाई है तो इसकी अब ये ऑन हो गई है मशीन, और अब हम इसको लाइए जरा। ये स्प्रिट का गॉज है। ठीक है, और ये आज अब एक प्रिक की तकलीफ तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आप ये गॉज से जो है वो अपनी फिंगर को ये कर लाएं। मैं अब चेक करती हूँ इसमें, इसको पुश करके फिर कीजिएगा। ओके राइट जनाब, वैसे सही कुछ खास ब्रेक नहीं हुआ। नहीं, इसको दोबारा पुल करना पड़ेगा, मुझे दीजिएगा। जी आप पुल कीजिए। ओके सब आप कीजिए जरा ब्रेक। ओके, ये आप इस तरह इसमें अपनी ये देखिए ब्लड निकल आया, ब्लड निकल हो गया था। ओके राइट, मैं दिखा, हो गया बस आज सब इतना ब्लड बहुत है। ये देखें, ये हमने प्रिक किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी ताकि आपको सारे स्टेप फॉलो कर सके। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लड निकल आया प्रिक करने से। अच्छा इस पे ये सिर्फ इसको टच करना है, इसको मैं इस पर ऐसे टच करूंगी। ये देखें आप, इसने मेरा ब्लड और कंप्लीट कीजिए।
ये देखिए उसने फिगर से स्टार्ट कर दिया। हाँ, इसने फिगर स्टार्ट कर दिया और अभी आप देखते हैं, मतलब मुझे भी टेंशन हो रही है कि मेरा शुगर लेवल कितना आने वाला है। राइट जनाब, अभी आप ये देखें ग्लूकोमीटर जो है वो इस ग्लूकोमीटर की इम्पोर्टेंस उन तमाम डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है जो लोग इंसुलिन पर हैं। इसलिए कि ब्लड शुगर लेवल का आपको अगर अंदाजा ना हो तो डोज हमेशा खराब होगी। मेरी दरखास्त ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो महीने में एक मरतबा कराते हैं, 2 महीने में एक मरतबा कराते हैं। दिस इज 92। ये देख लें आप, ये एक रीडिंग आई है कि इस वक्त मेरी शुगर जो है वो 92 है और मैंने 1 ग्लास ऑफ मिल्क सुबह घर से आने से पहले पिया है और अभी मैंने चाय का 1 कप पिया है। उसके बाद आगा साहब आप बताएं मेरी शुगर जो है ये किस तरह? 100% नॉर्मल है। 100%। और दूसरी बात जो है वो बहुत ये है कि जो कुछ आपने इस वक्त लिया खाया है उसके साथ उससे आप कंज्यूम भी कर रही हैं। ओके राइट जनाब। ओके, वक्त मेरे पास कम है, मैं बताती चलूं कि जो ड्रॉबैक्स होते हैं शुगर के मर्ज की वजह से, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी रूटीन में क्या बदलाव आता है। क्योंकि जो चीज़ आप शुगर का मरीज खा सकता है वो जब शुगर के मरीज की वजह से एक शख्स के गुर्दे फेल हो जाते हैं या उसके हार्ट पर असर होता है तो वो रूटीन और चेंज हो जाती है। वो क्या होगी वो हम नेक्स्ट जब आगा साहब आएंगे तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आगा साहब। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम पाकिस्तान।